अब साहब इससे संबंधित कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें, जैसे मैंने आपको कहा कि अभी एकदम तो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने लाया नहीं जाएगा, या यूं कहते हैं आएगा नहीं, उसको तो टाइम लगेगा। बट अब जिसको मैं कह रहा हूं कि उसी की वजह से ये चैप्टर है, तो फिर आप समझ सकते हो कि हमें उसके संदर्भ में छोटी छोटी बारीकियां जान लेनी चाहिए, है ना। पहली बात, छोटी छोटी बातों में ये मैंने आपको दिखा भी दिया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बिंदु फलन राशि है, अर्थात बिंदु की स्थिति बदलने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बदल जाती है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर इसका मान भिन्न भिन्न होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बिंदु फलन राशि है जिसका मान भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। अब दूसरी बात है ना, दूसरी बात साहब, इसका मात्रक देख लें। तो मात्रक तो आप किससे बता दोगे, E बराबर F/Q से। तो ये मात्रक हो गया इसका न्यूटन प्रति कूलाम, ये इसका मात्रक। न्यूटन प्रति कूलाम को दूसरे रूप में आप वोल्ट प्रति मीटर भी लिख सकते हो, ये दिखा देता हूं तुलना, क्योंकि वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट का मतलब जूल प्रति कूलाम, या वोल्ट किसे कहते हैं, जूल प्रति कूलाम को। तो वोल्ट यानी जूल प्रति कूलाम प्रति मीटर, जूल मतलब न्यूटन इंटू मीटर, कूलाम को नीचे भेज दिया, मीटर से मीटर कट गया तो न्यूटन प्रति कूलाम। तो वोल्ट प्रति मीटर भी आप इसका मात्रक कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, और न्यूटन प्रति कूलाम भी कह सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। दो मात्रक दिखते हैं, एक किसी को भी याद रख लो। विमा निकाल लो इससे, यहीं से बल की विमा m1 L1 T-2, कूलाम की यानी आवेश की A1 T1। तो सब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा कितनी होगी, m1 L1 T-3 A-1, ये विमा होगी सब। सामान्य बातों में ये करना ही पड़ता है अपने को। अब अगली बात, तीसरी बात में ध्यान रखें, क्योंकि विद्युत बल संरक्षी बल है, क्योंकि केंद्रीय बल है, केंद्रीय बल सदैव संरक्षी होते हैं, तो विद्युत क्षेत्र भी संरक्षी क्षेत्र है, जिसमें आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। यानी जैसे मैं आपको पिछला दिखाऊं या पिछले से आई हूं, अगर मैं इसको सीधी सरल रेखा में चलाकर न लाऊं, मैं अगर घुमा फिरा के भी लाऊं, तो कार्य पथ पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र संरक्षी क्षेत्र है। वापस कंटिन्यू आ जाओ सब। अगली बात है ना, तो एक बात, दो बात, तीन बात, अब चौथी बात चल रही है ना। चौथी बात इसके संदर्भ में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। अब इसकी दिशा का विशेष ध्यान रखना, सबके अपने अपने टेक्निक तरीके हो सकते हैं। मैं आपको ये बार बार कई बार एपिसोड में बोलूंगा कि बुक्स हैं, टीचर उनको पढ़ते हैं, अलग अलग बुक्स में आइडियाज अलग अलग होते हैं, टीचर सब पढ़ते हैं, लेकिन फिर टीचर एक व्यू डिसाइड करता है कि ठीक है साहब ये तो अलग अलग लिख रहे हैं, लेकिन बच्चा कैसे समझे, तो टीचर का एक अपना व्यू होता है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा समझाने का सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं। कोई तो बुक की कॉपी करवा देता है, कोई चाहता है कि जब मुझे समझ में नहीं आ रही तो पहले मैं समझूं, फिर बच्चों को समझाऊं, फिर वो बच्चों को जब समझाने लगता है तो फिर वो उसका बहुत इजी तरीका बना देता है। ऐसा ही मैंने देखा। आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ये दिशा ज्ञात करनी है। गणना के लिए तो सूत्र बना दिया ना, दिशा ज्ञात करनी है, तो आप प्रेक्षण बिंदु पर +1 रखें या Q0 रखें। प्रेक्षण बिंदु पर रखें +1 या Q0 पर जो बल की दिशा होगी वही बस विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। अब इसको पूरा वापस बोलूं मैं, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है,
जिसकी दिशा परीक्षण या प्रेक्षण बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश या Q0 पर बल की दिशा में होती है। बिल्कुल सिंपल, आपके शब्द समझने लायक, आपको दिशा देखनी हो, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे अभी मैं रख के दिखा दूं, प्रेक्षण बिंदु पर आप या तो +1 रख देना या Q0 रख देना, जिधर बल लग रहा हो बस वही दिशा विद्युत क्षेत्र की होगी। मैं भी दिखाऊंगा, मेरे को भी कैलकुलेशन। 4 बातें मैंने आपको बता दी। अब बात नंबर 5। 5वीं बात महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? आपको बिंदु आवेशों के मध्य बल निकालना है, तो आप कूलाम के नियम का इस्तेमाल करेंगे कि Q1 Q2 अपॉन R²। लेकिन आपको आवेशित तार के कारण बल निकालना है बिंदु P पर, आपको परत के कारण बल निकालना है बिंदु P पर, आपको पट्टिका के कारण बल निकालना है बिंदु P पर, आवेशित पट्टिका के कारण है। तो अब आपके पास क्या जुगाड़ है, किससे निकालोगे? बिंदु आवेशों के मध्य बल तो किससे निकाल दोगे आप? कूलाम के नियम से। लेकिन तार के कारण बिंदु P पर रखे आवेश पर बल निकालो, परत के कारण बिंदु P पर रखे आवेश पर बल निकालो, पट्टिका के कारण बिंदु P पर रखे आवेश पर बल निकालो। तो आप किससे निकालोगे? फॉर्मूला नहीं है। लेकिन अब हमारा ये कार्य कंप्लीट हो चुका है। देखो सब, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से E बराबर F अपॉन Q0, तो विद्युत क्षेत्र के कारण या विद्युत क्षेत्र कैपिटल E के कारण Q0 पर बल, मतलब विद्युत बल कितना? F इज इक्वल टू Q0E। दोबारा ध्यान से समझना, विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश Q0 की जगह Q भी हो सकता है, आप Q0 के ज्यादा पीछे भी ना पड़े, है ना। विद्युत क्षेत्र कैपिटल E में स्थित आवेश Q0 पर क्षेत्र के कारण लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से E बराबर F अपॉन Q0, तो विद्युत क्षेत्र E में, मैं कोशिश कर रहा हूं कोई बात विशेष कहने की, विद्युत क्षेत्र E में किसी आवेश Q पर, Q0 को छोड़ो, बल, तो भैया इसके कारण क्षेत्र अलग है, वही पढ़ने निकले। इसके कारण क्षेत्र अलग है, इसके कारण क्षेत्र अलग है, और बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र अलग है। तो अलग अलग क्षेत्र में आवेश के ऊपर बल अलग अलग होगा। इसका मतलब आवेशित निकायों के बीच का अंतर या आवेशित निकायों के बीच की बारीकी हम बल से भी पढ़ सकते थे, लेकिन यह बात वैज्ञानिकों के सामने भी आई कि आवेशित निकायों का अंतर बताने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों पढ़ाई जावे, बल से ही पढ़ा दें। फिर जब दोनों का अध्ययन किया गया तो स्पष्ट हुआ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा आवेशित निकायों को या आवेशित निकायों के मध्य अंतर दिखाना बल के तुलना में ज्यादा सरल होगा, इसलिए फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी जाती। तो सब Q0 आवेश है, क्षेत्र तो परत के क्षेत्र में आ गया तो बल अलग, तार के क्षेत्र में आ गया तो बल अलग, पट्टिका के क्षेत्र में आ गया तो बल अलग। क्यों पर बल है, पर क्षेत्र अलग अलग है। इससे ध्यान रखना कि इस Q पर ये तो कोई भी हो सकता है, पर ये अलग अलग के कारण अलग अलग है। अब मेरे कहने का मतलब है कि मैं आपसे कभी भी विद्युत बल पूछूं तो आप कूलाम के नियम से परहेज करें। आप मुझे क्या बोलें, F बराबर QE, मैं इसे ही विद्युत बल मानता हूं। मैं हालांकि कह रहा हूं बिंदु आवेश के लिए ये तो है ही,
बिंदु आवेश के लिए आपका एक और ऑप्शन है, वो कूलाम का नियम है। पर कूलाम के नियम का वेटेज ज्यादा तो नहीं है, वो पर्टिकुलर बिंदु आवेश के लिए ही काम करेगा। बाकी सभी निकायों के कारण बल का फॉर्मूला कौन है, ये रहा। अब सब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संदर्भ में दिशा वगैरह की बात हो चुकी, संरक्षी असंरक्षी का हो चुका, मात्रक की बात हो चुकी, बिंदु फलन राशि अलग अलग बिंदु पर इसका मान अलग अलग होता वगैरह हो चुका। अब एक छोटी सी बात और सुन लें, ये बात अभी कही जाएगी, इसका विवरण अगले चैप्टर में भी आएगा, यानी इसको स्पष्ट तो अगले चैप्टर में कहा। अगली और लास्ट बात मैं कहना चाह रहा हूं कि यदि आवेश के चारों ओर भिन्न भिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र भिन्न भिन्न है तो उसे असमान विद्युत क्षेत्र कहेंगे। जैसे अभी अपन ने पिछले टॉपिक में बात की है ना, कि सब ए पर क्षेत्र अलग है, बी पर अलग है, सी पर अलग है, तो इस क्षेत्र को क्या कहेंगे आप, असमान विद्युत क्षेत्र। क्लियर सर? लेकिन यदि आवेश के चारों ओर सभी बिंदुओं पर क्षेत्र एक समान हो तो उसे कहेंगे समान विद्युत क्षेत्र। ये मैं थोड़ा अगला पेज ले लूं क्योंकि थोड़ी सी बात कहीं काम आ जाएगी। समान विद्युत क्षेत्र, समान विद्युत क्षेत्र कुछ चुनिंदा तरीकों से ही पैदा किए जा सकते हैं, हर तरीके से विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं आता। तो मैं आपके सामने एक मॉडल प्रस्तुत कर देता हूं समान विद्युत क्षेत्र का। अगर आपको एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना है तो ये मैंने चालक प्लेटें ली जिनके बीच की दूरी d है। इन प्लेटों को समान मान लेकिन विपरीत प्रकृति का आवेश दे दें, प्रदान कर दें, जैसे मैंने कर दिया है ना। स्वाभाविक है, ये प्लस कैपिटल क्यू, ये माइनस कैपिटल क्यू। जब इन प्लेटों को जो समांतर थी इन पर समान मात्रा का विपरीत आवेश प्रदान कर देते हैं तो प्लेटों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे अपन मान लें कैपिटल क्यू। इस स्थिति में प्लेटों के मध्य प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है। अर्थात ये जो सिस्टम आपको मैंने चित्र में दिखा रखा है, ये सिस्टम एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस एक समान विद्युत क्षेत्र का मान ध्यान रखना पड़ेगा, E बराबर V/D होता है। अभी मैं इस पर डिस्कस इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैंने अभी अगला चैप्टर यानी विद्युत विभव नहीं पढ़ा। अभी अपना फर्स्ट चैप्टर चल रहा है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये चीज स्वतः समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे तो उस समय में याद से आपको समझा दूंगा। क्लियर सर? तो ये अपन ने पढ़ लिया। अब अपन इसके बाद कैलकुलेशन पर आते हैं। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से समझना, अभी तक जो अपन ने पढ़ा वो क्या था विद्युत क्षेत्र के संदर्भ में ना। अभी तक जो अपन ने पढ़ा वह विद्युत क्षेत्र की परिभाषा थी जो अपन ने लिखी, समझाई, विद्युत क्षेत्र का अर्थ था और उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी या तथ्य थे। अब हमारा काम है आवेशित निकायों के बीच अंतर स्पष्ट करना। आवेशित निकायों के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए हमने आपको विद्युत क्षेत्र पढ़ाया है। अब हम हर आवेशित निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने जा रहे हैं। उस क्रम में पहली कैलकुलेशन अब आपके सामने की जाएगी, है ना। तो आप बहुत अच्छी तरह
समझ चुके होंगे कि मैं विद्युत क्षेत्र की पहली गणना करने जा रहा हूं। इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अब आप थोड़ा सतर्क रहें। निकाय आते रहेंगे, फिर ले देकर अपना काम होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। तो निकाय आपके सामने इंट्रोड्यूस होते रहेंगे, नए नए निकाय, और साथ के साथ निकाय का इंट्रोडक्शन कर चुकने के बाद फिर अपने को अंत में उसके कारण तीव्रता की गणना करनी है। ये अपना मोटिव। तो सबसे पहले कैलकुलेशन में ले लें नंबर 1, बिंदु आवेश। सबसे इजी, पर चालू तो करना पड़ेगा, टॉपिक तो इजी से ही चालू होते हैं। बिंदु आवेश के कारण, है ना? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है सर, कोई आपको स्पेशल काम नहीं करना, सिंपल। ये आपने बिंदु आवेश कैपिटल क्यू रख दिया, है ना, जिसके कारण तीव्रता की गणना कर रहे हो वह ध्यान रखें स्थिर है। आप स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हैं, ये ना भूलें, है ना। कहां पर करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना? तो ये बिंदु P प्रेक्षण बिंदु है, कितनी दूरी पर? 8 दूरी। इस जगह पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, बिंदु P पर। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, उसकी दिशा जानने के लिए प्रेक्षण बिंदु पर +1 रखेंगे या Q0 रखेंगे। ये मैंने साहब यहां पर Q0 रख दिया, आप +1 भी रख सकते हैं उसमें। अब ये सब आपके काम है, कुछ कार्य आपको भी करने रहते हैं, तो आप भी उस पर ध्यान दें, है ना। अब देखो, Q0 पर जिधर बल होगा बस वही किसकी दिशा है? विद्युत क्षेत्र। तो ये Q जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो उसको पॉजिटिव मानेंगे, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये भी पॉजिटिव। तो परीक्षण आवेश धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है ना। तो धन और धन के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण की दिशा मैंने एरो से दर्शा दी, तीर से दर्शा दी। तो इधर बल लगेगा कैपिटल Q के कारण Q0 पर बल की दिशा, और जिधर बल की दिशा है वही किसकी दिशा मानी जाएगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, है ना। तो सब जिधर मैंने बल दिखाया था आपको, है ना, स्लाइड को वापस लाते हैं अपन। जिधर बल दिखाया वही विद्युत क्षेत्र की थी। एक बार इस पर मैं थोड़ा सा वापस बोल दूं ताकि फिर दिशा का कभी चक्कर अपने सामने नहीं पड़े, है ना। दिशा का चक्कर पड़ता फिर लफड़ा पड़ेगा। जब भी आपको दिशा जाननी हो, प्रेक्षण बिंदु पर आप परीक्षण आवेश या +1 रख देना। इस पर बल जिधर होगा वही विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो जिसके आगे चिन्ह लगा वो धनात्मक, तो ये कैपिटल Q स्मॉल Q0 क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो जिधर बल की दिशा वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, है ना। इस दिशा में एकांक सदिश को अपन आर कैप कहते हैं। क्लियर सब? अब आ जाइए सब कैलकुलेशन कीजिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कैलकुलेशन कीजिए। तो बताइए सब, फॉर्मूला है आपके पास, E बराबर लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F अपॉन Q0 से, है ना। ये अपने पास फॉर्मूला है, इसमें सब F पुट कर दीजिए। तो करो सब, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 1 अपॉन Q0, बल इसके और इसके मध्य बल बताओ Q0, है ना। इन दोनों के मध्य बल कूलाम के नियम से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, जिनके मध्य बल
उन दोनों का गुणा और उन्हीं के बीच की दूरी का वर्ग। दिशा तो मैंने आपको पहले से ही बता दी। ठीक है, Q0 से Q0 कट गया, तो बोलो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q0 से Q0 कट ही गया, तो Q0 की फिर लिमिट ही क्या करेगी? जब Q0 व्यंजक ही नहीं रहा तो Q0 की लिमिट का कोई मतलब है ही नहीं। तो Q0 की लिमिट हटाओ क्योंकि पद में Q0 नहीं रहा। 1/4πε0 जिस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसका परिमाण का तात्पर्य है कि आपको यहां पर जो Q0 है, सॉरी कैपिटल Q है, उसका साइन नहीं लेना। वो प्लस है तो भी कैपिटल Q ही लिखना, वो माइनस है तो भी कैपिटल Q लिखना, उसका परिमाण निकलेगा। क्योंकि हमने कूलाम के नियम में, कूलाम का नियम कहता है आवेशों के मध्य बल उनके परिमाण के गुणनफल के अनुकमानुपाती, तो परिमाण है तथा आवेश से बिंदु की दूरी का वर्ग और आर के, है ना। इतना न उलझे आप। अब अपन 1/4πε0 को सिंपली के लिखना चालू कर दें, तो अपन ऐसे याद रख लें कि Q/r² आर के। क्यू का मैंने समझाई दिया, क्यू का परिमाण चाहिए। और सिंपली अगर फ्लो में अगर आपसे पूछूं तो आप केवल परिमाण बता दें, आप बोल दें कि Q/r²। तो सब मेरा काम है समझाना, तीनों बातें एक है। 1/4πε0 लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो आदत तो बहुत बेटर मानी जाएगी। लेकिन क्योंकि अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का कंटिन्यूस कैलकुलेशन करना है, नॉन स्टॉप हमें कैलकुलेशन करना है, तो फिर हमें बार बार इनकी जरूरत पड़ेगी। तो मैंने कह दिया आप सिंपल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी बोल दें, Q/r²। समझ में आ गई बात। अब इससे संबंधित छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूं। छोटी छोटी बातों में पहली बात, यदि स्रोत आवेश माइनस कैपिटल Q हो तो, अब ये छोटी छोटी बात है ना, तो स्रोत आवेश माइनस कैपिटल Q हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती साहब? E बराबर K आवेश का परिमाण अपॉन r²। लेकिन अब दिशा चेंज हो जाती है, अब Q0 अट्रैक्ट होता कैपिटल Q की तरह। तो पहला जो आपने पुराना चित्र देखा, इसमें तो ये प्रतिकर्षण हुआ, तो इधर मैंने आर केप लिखा। लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो फिर आकर्षण होगा, तो आर केप के विरुद्ध तो ये क्या हुआ? माइनस आर केप, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सब अगर आवेश प्लस कैपिटल Q के बजाय माइनस कैपिटल Q होता तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तो वही रहेगा, लेकिन दिशा चेंज हो जाएगी, मान चेंज होगा। विद्युत क्षेत्र का परिमाण तो Q/r² ही रहेगा। चलो सर, ये तो आप समझिए। अब आइंदा से ध्यान रखना कि मैं सारे निकाय को पॉजिटिव दिखाऊंगा, मतलब धनात्मक ही दिखाऊंगा, है ना। जितने भी निकाय आपके सामने दिखाए जाएंगे वो सब धनात्मक होंगे। अब आपसे कोई पूछ ले कि साहब ये सिस्टम ऋणात्मक होता, नेगेटिव होता तो क्या होता? तो नेगेटिव होता तो आप जवाब दे देना, नेगेटिव होता तो मान चेंज नहीं होगा, केवल दिशा चेंज होगी, है ना। अगर निकाय ऋण आवेशित हो तो। अब आगे से मैं आपको ये समझाने वाला नहीं हूं, याद आ जाएगी, बोलता रहो। अब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या क्या दिखा? E is proportional to capital Q। आवेश की प्रबलता बढ़ती है तो क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी। तो सब क्षेत्र की तीव्रता आवेश की प्रबलता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरी बात, E is proportional to 1/r²। ये बात विशेष है।
ये बात इसलिए विशेष है कि सब यदि r बराबर अनंत तो E बराबर 0। अब ये बात इसलिए विशेष है कि सब अगर r बराबर अनंत नहीं हो रहा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 0 नहीं हो रही। इसका मतलब एक अकेला आवेश, जिसे अपन बिंदु आवेश कह रहे हैं, एक अकेले आवेश की तीव्रता कहां तक होती है? अनंत तक। यानी एक अकेला आवेश अपना क्षेत्र कहां तक रखता है? अनंत तक। उसकी तीव्रता अनंत पर ही शून्य होगी, उससे पहले नहीं। तो ये विशेष बात आप ध्यान रखना कि विद्युत क्षेत्र आवेश की प्रबलता पर निर्भर करता है और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का परास अनंत है, वो अनंत पे जाके शून्य होता है, अनंत से पहले नहीं। और आपको इम्प्रेसिव प्रोग्राम करना है तो आप ग्राफ बनाना ना भूलें, है ना, ई और आर के बीच, है ना। यहां मैं ग्राफ की भी थोड़ी थोड़ी बात रखता जाऊंगा। ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब अपॉन में आप देख रहे हैं आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर है तो जिसमें आर का मान 2 रखता हूं तो ई 1/4, आर का मान 4 रखता हूं तो ई 1/16। इसका मतलब आर के संगत ई बहुत तेजी से कम होता है। तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, आर के संगत ई बहुत तेजी से कम होता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये टच नहीं होना चाहिए। टच होते ही तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? 0। और अपन जानते हैं विद्युत क्षेत्र कहां 0 होता है? अनंत पर। तो ये दोनों टच नहीं होने चाहिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि टच कहां होते हैं? अनंत पर। तो अनंत तो यहाँ है ही। तो सब ये ग्राफ दर्शाता है कि आर यानी आवेश से दूर जाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में तेजी से कमी होती है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी बातें समझाऊंगा। अगर मान लो कहीं पर E is proportional to 1/r हो तो भी क्या ग्राफ ऐसा ही होगा? नहीं, तो ग्राफ में अंतर आ जाएगा। फिर तो जैसे जैसे r बढ़ता है वैसे वैसे E कम होता है। अब तेजी से कैसे बोलोगे? यहाँ तो आपको बोलना पड़ेगा r बढ़ने पर E में तेजी से कमी होती है, लेकिन यहाँ आप बोलोगे r बढ़ने से या जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे E कम होगा। तो इसका ग्राफ अलग है। ये ग्राफ है E is proportional to 1/r का। तो सब भले ही कम डिफरेंस हो, देखने वाले को कई बच्चे तो इसको नहीं पकड़ पाते। हाँ, एक बच्चों में भी सही कई कैटेगरी है। जो बच्चा डेप्थ देखे वो समझ जाएगा कि ये अलग है और ये अलग है। तो सब अपना तो खैर ये वाला ग्राफ है जो बिंदु आवेश वाला इज प्रोपोर्शनल ग्राफ, और मैं यहाँ पे ग्राफ पे भी डिस्कस कर रहा हूं। ग्राफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये ऐसे भी पूछ सकता है आपसे। अब ये देखो क्वेश्चन है, अलग अलग लेवल पे हो आप तो अलग अलग लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं। ये ऐसे अगर पूछ ले आपसे कि E और 1/r² में ग्राफ बताओ, तो E और 1/r² में ग्राफ ये होगा, है ना। फिर तो जैसे जैसे 1/r² बढ़ेगा वैसे वैसे E बढ़ेगा, क्योंकि E कंप्लीटली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो जैसे अब जो नीचे वाला ग्राफ खींचा वो थोड़ा कंफ्यूज तो करेगा आपको, लेकिन पूरा व्यंजक लिया तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो E डायरेक्टली 1/r², तो 1/r² बढ़ता है तो E भी बढ़ता है, तो फिर ग्राफ ऐसा आएगा, है ना। तो कुल मिला के ये बात हुई पहली कैलकुलेशन की, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, है ना। अब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली अपन ने। पहला कैलकुलेशन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, याद रखना पड़ेगा। ये आप क्या याद रखेंगे? मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूंगा, Q/r²। मैं आपको एक एडवाइस करता हूं, इससे याद नहीं रहेगा। आप क्या है, जब इस चैप्टर को पढ़ें तो इस चैप्टर का पहला पन्ना, आप पहला पन्ना छोड़कर इस चैप्टर को पढ़ें। कैसे? पहला पन्ना खाली छोड़ दें,
अब पहले पन्ने पे आपका काम है, हाँ बिंदु आवेश पढ़ा दिया, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो लिख लो। फिर अभी आगे जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभव, स्थितिज ऊर्जा, ये सब आप पहले पन्ने पे, पहला पन्ने पे सार लिखते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसलिए कह रहा हूं कि अभी और भी निकाय पढ़ना है, अभी तो बिंदु आवेश ही पढ़ा है। अलग अलग निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है, अलग अलग निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है। तो स्वाभाविक रूप से क्या नाम से आप जब अगले से अगले चैप्टरों पे की तरफ जाओगे तो ये चैप्टर भूलते जाओगे, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भूल जाओगे। आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद रहनी चाहिए, और उस याद रहने के लिए आपको पहले पन्ने पर इस चैप्टर को जब चालू करो तो पहले पन्ने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को आप लिख लो। क्लियर सब? एक टेबल बना, मैं साहब छोटे से सवाल लेकर ये एपिसोड यहीं स्टॉप करूंगा ताकि एक कैलकुलेशन है, फिर अगली की तैयारी करेंगे। अभी जैसे मान लो आपसे कहता है हीलियम नाभिक के कारण 5 सेंटीमीटर दूर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो। एक सिंपल सा सवाल, बस अपन तो फॉर्मूले का उपयोग बताएं। ये कह रहा है हीलियम नाभिक के कारण 5 सेंटीमीटर दूर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करो। पहली बात तो इसमें ये समझ लेना आप कि आपसे बिंदु आवेश प्रत्यक्ष रूप में नहीं कहेगा, क्लियर? या आपसे बिंदु आवेश ऐसे नहीं बोले, ये बोलेगा हीलियम नाभिक के कारण। तो हीलियम नाभिक कौन है? बिंदु आवेश है। तो कई बार आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा ये कौन से सिस्टम के बारे में, और नाभिक बोल रहा है तो आप समझ जाइए बिंदु आवेश। अब के कारण 5 सेंटीमीटर दूर, तो देखो सिंपल E बराबर के यानी 9 इंटू 10 की पावर 9 क्यू। अब यहां पर क्यू के बारे में आप हीलियम नाभिक कह रहे हो, तो हीलियम नाभिक पर आवेश कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, धनात्मक है। हालांकि अपने को धन से कोई लेना देना नहीं, अपने को तो आवेश का परिमाण, तो ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, यानी 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर साहब? तो सब के क्यू की जगह रख दीजिए 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी? ये सब मैंने थोड़ा मिक्स कर दिया। कितनी दूरी पर? 5 सेंटीमीटर पर। 5 सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर, 100 का भाग दोगे आप, यानी 5 सेंटीमीटर को लिखोगे 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो सब आवेश से बिंदु की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो सब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला यही कहता है, आवेश बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला कहता है बिंदु आवेश का परिमाण और उससे दूरी बटा उससे दूरी का स्क्वायर। यानी अब इसको सिंपल कर दें, कैलकुलेशन देखो मैं बहुत जल्दी में करूंगा, सही हो नहीं हो। 18 1 9 27 और 1 28 है ना। पावर ऊपर 10 की पावर माइनस 19, नीचे ये 5 5 25 और ये 10 की पावर माइनस 4। कैलकुलेशन आप कर लें, क्योंकि हम तो एक फ्लो में करते हैं, तो जैसी हो जाती है वैसी समझ लाया करो आप, है ना। तो अब ये सब 25 तो एक बार गया, 3.8 38, फिर एक बार गया 38 तो 13 130, फिर 130 में ये 5 बार गया। ऐसा रफली कैलकुलेशन है, इन दोनों का डिवाइडेड कर दिया। ये सब 10 की पावर माइनस 15 न्यूटन प्रति कूलम। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण हुई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये मान आपके बिंदु आवेश के कारण या हीलियम नाभिक के कारण है ना। तो बच्चों इस वाला जो एपिसोड है इसमें विद्युत क्षेत्र का इंट्रोडक्शन दिया गया है, कंप्लीट आपको विद्युत क्षेत्र समझा दिया गया है। उसके अलावा एक कैलकुलेशन इनिशियल कर दी। हाँ ये जरूर कहूंगा कि इस एपिसोड में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब ये जो एपिसोड है ये आने वाले एपिसोड के लिए मुख्य होगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब आगे की कैलकुलेशन कैसे करनी है, क्या करनी है, तो बस उनको अपन नेक्स्ट एपिसोड में लेंगे। आज इतना ही है ना। थैंक यू वेरी मच।